हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग एंड और साशी-मोर मॉडिफिकेशन। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था बेयर स्ट्रेन थ्योरी और उसमें देखा था कि किस तरह से जो है वो किसी साइक्लिक एल्केन में स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, तो उसी को आगे जो है वो स्टडी किया है और हमने वहां तक ये भी पढ़ा था कि जो स्मॉल मेंबर्स होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होता है जिस वजह से वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और उनकी अनस्टेबिलिटी को हमने एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करके चेक किया था कि एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर जो है यहाँ पे वर्क करता है। अब वहां पे हमने उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी थी कि ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है। हमने कहा था कि इस अकॉर्डिंग अगर एंगल स्ट्रेन और एनर्जी वगैरह चेक करके अगर हम पता करते हैं कि कोई भी रिंग है जो साइक्लोप्रोपेन है वो अनस्टेबल होंगी, तो फिर बड़ी जो रिंग्स है वो भी अनस्टेबल होनी चाहिए। पर बेयर्स तो कहता था कि बड़ी रिंग होती ही नहीं है। ठीक है, बड़ी रिंग पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है। स्टडीज में पता चला कि 20 या उससे भी ज्यादा नंबर्स, कार्बन नंबर्स वाले भी रिंग्स, साइक्लोएल्केन्स जो है वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेयर्स जो है वो उसको बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, यानी कि जो लास्ट थ्योरी पढ़ी थी उसकी कमियां थी, उन्हीं को यहाँ पे जो है वो सॉल्व किया गया है कि जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था साशे और मोर नामक वैज्ञानिक ने उसको एक्सप्लेन किया आगे। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि लार्ज रिंग की स्टेबिलिटी के लिए साशे ने कब 1890 में एक सुझाव दिया था। उसने कहा था कि 6 मेंबर रिंग या फिर उससे अधिक सदस्य वाली रिंग जो है वो प्लेन में नहीं होती। वहां पे हमारा जो एक मेन पॉइंट था वो था कि स्टेबल जो भी साइक्लोएल्केन्स होंगे वो प्लेन में होंगे। यहाँ पे बात आती है कि साशे ने 1890 में कहा कि जरूरी नहीं है, साइक्लोएल्केन्स जो है वो ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनकी रिंग प्लेन में ना हो, सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में ना हो, ऐसा पॉसिबल है। और वो रिंग्स फिर किस फॉर्म में रहती है, वो पकड़ फॉर्म में रहती है, सिकुड़ी हुई, या फिर ज्यादा अगर अच्छे से इसे एक्सप्लेन करें तो मुड़ी हुई होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो रिंग प्लेन में ही हो। फाइन। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे है कि रिंग में कॉमन बॉन्ड एंगल बना रहता है। जो भी बड़ी रिंग्स होती है उनमें कॉमन बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल था वो यहाँ पे बना रहता है, वहां पे बना नहीं रहता है। एंगल जो है वो चेंज हो जाता है जिस वजह से एंगल स्ट्रेन डेवलप होता है। पर बड़ी रिंग्स में वो एंगल जो बॉन्ड एंगल है कॉमन वो बना रहता है जिस वजह से एंगल स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप नहीं होगा और इस वजह से बड़ी रिंग्स भी स्टेबल होगी, और स्टेबल होगी तो बनना भी पॉसिबल है। जो भी कंपाउंड नेचर में अगर स्टेबल है तो वो इजीली जो है वो बनाया जा सकता है या फिर नेचर में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट है कि ये कैसे रिंग होगी स्ट्रेनलेस। ऑब्वियसली बात है, अगर टेट्राहेड्रल बॉन्ड बन रहा है 109 डिग्री 28 मिनट का और उसी को फॉलो कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं होगा। तो ये सारी जो बड़ी रिंग्स है, कितनी 6 मेंबर या उससे ज्यादा कार्बन युक्त बड़ी रिंग है वो स्ट्रेनलेस रिंग होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने साइक्लोएल्केन का, जैसे कि साशी ने कहा कि साइक्लोएल्केन जो है वो चेयर या बोट फॉर्म में हो सकती है, और जब ये साइक्लोएल्केन चेयर या बोट फॉर्म में होती है तो इनके बीच का जो कॉमन बॉन्ड एंगल है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ये जो है वो स्टेबल होगी। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जो वैसे बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म के बारे में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करी हूँ एंगल स्ट्रेन की। आप कहेंगे कि बोट फॉर्म में तो स्ट्रेन होता है, हाँ वो होता है, वो टॉर्जनल स्ट्रेन होता है। यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता है, यानी कि जो एंगल होता है कॉमन टेट्राहेड्रल का वो यहाँ पे बना रहता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों रिंग जो है वो स्ट्रेनलेस है, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। हालांकि जो साइक्लोहेक्सेन है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, पर इन्हें जो है हम मिक्सर से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनकी जो इंटर कन्वर्जन होता है वो कितने पे टेम्परेचर पे हो जाता है, सॉरी कितनी एनर्जी पे हो जाता है, 5 किलो जूल पर मोल ही लगता है। एनर्जी जो है
5 किलो जूल पर मोल ही लगता है। बोट फॉर्म से चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं है। इसलिए क्या होता है कि ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते ही रहते हैं कन्वर्ट, तो इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते, पर ये जो दोनों स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये था। और इनको क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन। ठीक है, पढ़ा है हमने बहुत डिटेल में, तो इसको मैं डिटेल में आगे नहीं समझाती। इन्हें हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन। अब जिस टाइम पे यानी कि 1890 में जब साशे ने ये बताया था, उस टाइम पे कोई कंसेप्ट नहीं था कि एक ही कंपाउंड की 2 स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, उस टाइम तक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए साशे को वहां पे क्या किया कि उसकी बात को नहीं माना गया। वहां ऐसा ही था कंसेप्ट उस टाइम कि एक कंपाउंड की केवल एक ही स्ट्रक्चर हो सकती है। कोई रेजोनेंस वाला फिनोमिना उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए साशे के इस जो एक्सप्लेनेशन को इग्नोर कर दिया गया। तो साशे के अनुसार साइक्लोहेक्सेन की 2 स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी, बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, बट उस समय ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, फिर 1931 में मोर ने फिर से इसको स्टडी किया। ठीक है, मोर नामक साइंटिस्ट था, फिर से इस कंसेप्ट को उसने स्टडी किया। ओके, और उसने जो है वो साइक्लोहेक्सेन के 2 रूपों के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, और उसे फिर उस टाइम मान लिया गया, क्योंकि तब तक बहुत डिस्कवरी हो चुकी थी, तब तक ऐसे बहुत से कंपाउंड्स थे, रेजोनेंस वाला फैक्टर वहां पे आ चुका था उस टाइम डिस्कवरी, कि एक ही कंपाउंड के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकती है। ठीक है, तो फिर वहां पे 1931 में मोर ने जब साइक्लोहेक्सेन के दोनों रूपों की एग्जिस्टेंस को स्पष्ट किया, तो उसे मान लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे पे कन्वर्टेबल है, वो मैंने बता ही दिया। और फाइनली जो है इस कंसेप्ट को या इस फिनोमिना को, इस थ्योरी को कहा गया साशे मोर का स्ट्रेनलेस थ्योरी। शुरुआत की थी साशे ने, और फाइनल जब माना गया तब मोर के एक्सप्लेनेशन के बाद माना गया, तो इसलिए इस थ्योरी को हम कहते हैं साशे मोर स्ट्रेनलेस थ्योरी। ओके, चलो, ये तो थी साशे मोर की स्ट्रेनलेस थ्योरी। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? मेन पॉइंट जो है वो 2-3 कि सबसे पहले बड़ी रिंग्स पॉसिबल है बनना। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो प्लेन में रहना जरूरी नहीं है सभी कार्बन को, वो मुड़ी हुई स्थिति या पकड़ फॉर्म में भी रह सकती है, और उस स्थिति में उनके बीच का जो कॉमन बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट वो बना रहता है, जिस वजह से वो स्टेबल होती है, और स्टेबल है मतलब कि वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये था साशे मोर के थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमने साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल लेके उसे एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट जो है ये देखो, 20 से अधिक कार्बन युक्त स्टेबल साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये इस तरह की जो है वो रिंग्स भी आपको देखने को मिल सकती है, इस तरह की स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है साइक्लोएल्केन्स की। यहाँ पे सबके बीच में जो है आप देखेंगे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक पैरेलल चेन है, यहाँ से यहाँ तक एक चेन है, और यहाँ से यहाँ तक एक चेन मान ले, तो इन दोनों पैरेलल चेन को मिथाइलिन ग्रुप द्वारा जो है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़े जाते हैं यहाँ पर, तो फाइनली ये एक चेन बन जाती है। हालांकि इसके सारे के सारे बीच के ग्रुप क्या है, CH2 ही है, मिथाइलिन ग्रुप ही है। ठीक है, तो इस तरह से तो हम बस ये कह रहे हैं कि 20 या 20 से ज्यादा भी जो है वो रिंग पॉसिबल है, वो नेचर में एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके बाद जो है रुजिका और उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने 34 कार्बन एटम कंटेनिंग रिंग वाले कंपाउंड का सिंथेसिस किया मतलब कि लैब में बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे रुजिका और उसके सहयोगियों ने 34, बहुत बड़ी रिंग होगी है। ठीक है, तो 34 कार्बन एटम कंटेनिंग रिंग का सिंथेसिस किया, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के रिंग का सिंथेसिस किया। और नेचर में कौन से प्रेजेंट होते हैं? नेचर में भी आपको देखने को मिलेंगे जो सिवटोन होते हैं। ठीक है, ये सिविक केयर नाम का पदार्थ होता है, उससे आपको मिलता है। ठीक है, ये सिवटोन का फॉर्मूला है जो नेचर में मिलता है, इसे लैब में नहीं बनाया गया, नेचर में भी प्रेजेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, हालांकि ये क्या है, कीटोन है, पर आगे कीटो ग्रुप है, पर आगे इसको जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे भी 7 मिथाइलिन ग्रुप है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक
20 या 20 से ज्यादा कार्बन युक्त या फिर 6 या 6 से ज्यादा कार्बन युक्त कंपाउंड्स की रिंग बनना भी पॉसिबल है। यहाँ पे हम सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की बात नहीं कर रहे, ये रुजिका की बात जो ये हम नेचुरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी रिंग जो बनना भी नेचर में पॉसिबल है, वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जांपल देखें तो ये है कस्तूरी मृग। ठीक है, कस्तूरी मृग में जो कस्तूरी होती है उसमें जो कस्तूरी मृग होता है उसमें एक पदार्थ होता है मस्कोनाइन नाम का। ठीक है, जिसका ये फॉर्मूला है, ये रहा 10 कार्बन ये है। टोटल देखें तो कितने कार्बन है यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, इतनी बड़ी रिंग, इतने सारे मिथाइलिन ग्रुप अगर इसमें लगे हुए हैं तो ये रिंग भी अगर बनना पॉसिबल है तो नॉर्मल सी बात है, ये भी क्या है, रिंग फॉर्म ही तो है, ये कोई लीनियर या कोई चेन फॉर्म तो है नहीं, ये भी रिंग ही बनी हुई है। तो बड़ी रिंग्स का बनना बिल्कुल पॉसिबल है नेचर में भी और लैब में भी आप सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रेनलेस थ्योरी के बारे में। और जो जो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स हम यूज करते हैं कार्बन के, उनसे जो बनेगी रिंग्स, उनके कुछ एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे कि द केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग। सबसे पहले साइक्लोएल्केन्स में जिसको हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है वो है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है, साइक्लोप्रोपेन। ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इस वजह से ये रिएक्ट भी ज्यादा करता है। उसी रीजन की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। फाइन, तो इसको पूरी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो रिंग बनता है उसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। फाइन, तो यहाँ पे देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड होता है, हमने तो क्या कहा, साइक्लोप्रोपेन जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और एक यहाँ पे रिंग बनी हुई है इस तरह से। ठीक है, ये सीधे सीधे से बॉन्ड लगे हुए हैं यहाँ पे, पर एक्चुअल में क्या साइक्लोप्रोपेन में बिल्कुल स्ट्रेट बॉन्ड होते हैं? तो आंसर है नहीं, ये बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते। ये बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बने हैं ये स्ट्रेट नहीं है, ये मुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह से, जिस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये बनाना बॉन्ड बने क्यों? तो कोई भी कारण अगर हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उसमें बॉन्ड के जो मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से होता है कि हर कंपाउंड क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा अपनी कोशिश स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पर भी वही केस है, साइक्लोप्रोपेन क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है अपने आप में, तो वो अपनी कोशिश तो करेगा कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, बस उसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से मुड़ जाते हैं ताकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेन ना हो, बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि वो एग्जिस्ट ही ना करे। तो यहाँ पे इस वजह से इनके बॉन्ड मुड़ते हैं और इनके बॉन्ड के मुड़ने के पीछे की केमिस्ट्री क्या है वो हमें देखनी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, साइक्लोप्रोपेन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो बेसिकली अगर हम नॉर्मली देखें तो वो होता है क्या, sp3 ही है, हमने यही पढ़ा है। sp3 है तो क्या होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल है तो एंगल क्या होगा, कॉमन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। क्या साइक्लोहेक्सेन में है, नहीं है, 60 डिग्री ही है एंगल। तो फिर अब इसे कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मान तो हम अब भी रहे हैं कि कार्बन का जो ये हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होना चाहिए इस अकॉर्डिंग, पर है तो नहीं। ओके, तो यहाँ पे चेंज कहाँ आया, तो देखो ये जो बॉन्ड बने एक इस कार्बन के ऑर्बिटल के बीच में, ये वाला ऑर्बिटल p ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल इस कार्बन का p ऑर्बिटल है, sp3 जिसे हम कहेंगे sp3 ऑर्बिटल है। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, इनके बीच में क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ और ये बॉन्ड बन गया। बेसिकली जब एक p ऑर्बिटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है और एक्सियल इंटरैक्शन होता है तब हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बना है। ये भी क्या है तो सिग्मा बॉन्ड ही तो है, ये कोई पाई बॉन्ड थोड़ी है।
तो ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। पर सिग्मा बॉन्ड तो कैसे बनता है, एक्सियल इंटरैक्शन से बनता है या एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। जैसे कि ये मेरा एक्सिस है, यहाँ पे एक कार्बन का ऑर्बिटल आया और यहाँ पे दूसरे कार्बन का ऑर्बिटल आया और इसने ओवरलैपिंग की। अब जब हम कह रहे हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, अगर वो प्रॉपर होती है तो क्या होता है, बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पर यहाँ पे तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि इस बॉन्ड ने खुद को मोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरीके से, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड का जो ओवरलैप हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट बनना तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अगर रिंग प्लेन में है, और जो कि होनी ही पड़ेगी क्योंकि मेंबर कम है यहाँ पे, उसे प्लेन में ही रहना पड़ेगा। रिंग प्लेन में है तो स्ट्रेट बॉन्डिंग यहाँ पे हो ही नहीं सकती। ओके, इस तरह से ये जो दिख रही है स्ट्रेट बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो सकती। स्ट्रेट बॉन्डिंग नहीं हो सकती, एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती प्रॉपर, तो कंप्लीट ओवरलैपिंग के लेग की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा, उसको खुद को मोड़ना पड़ा। तो जैसे ही यहाँ से मान लो कि ये जो ओवरलैपिंग हुई थी, यहाँ से ये बॉन्ड थोड़ा झुका, यहाँ से ये बॉन्ड थोड़ा झुका, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जितनी ओवरलैपिंग यहाँ हुई थी क्या उतनी रह पाएगी, नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। इस फॉर्म में ओवरलैपिंग जो है वो कम हो जाती है, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं आपको साइंटिफिक कि पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती, जिस वजह से ये बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन हो जाने का एक रीजन ये भी तो है कि बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, तभी तो साइक्लोप्रोपेन आसानी से रिएक्ट कर रहा है। तो ये वजह है यहाँ पे वीक बॉन्ड की। और ये जो पैटर्न बना है ना, ये पैटर्न, इसे ही हम कह रहे हैं बनाना बॉन्ड। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि भैया साइक्लोप्रोपेन में जो है वो बनाना बॉन्ड बनता है। बस ये इसी वजह से हम कहते हैं कि बनाना बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इसका शेप बिल्कुल ही बनाना बॉन्ड जैसा, बनाना जैसा हो जाता है। ओके, तो चलो यहाँ पे ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से होता है। हाँ, साथ में जब मैं कह रही हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, स्ट्रेट बॉन्डिंग फिर भी नहीं हो रही है, स्ट्रेट ओवरलैपिंग फिर भी नहीं हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग, और वो मुड़ जा रहा है, तो उसके मुड़ने की वजह से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा p कैरेक्टर, जैसे कि ये आपका sp3 है। ओके, sp3 मान लो इसे पूरा 100 अगर हम मान लेते हैं, तो ये आपका क्या होता है, 75% p कैरेक्टर है यहाँ पे, और 25% क्या है यहाँ पे, s कैरेक्टर है, राइट। पर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो रही है यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से, इसको स्टेबिलिटी चाहिए थोड़ी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अनस्टेबिलिटी हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए इसने ये ओवरलैपिंग इस तरह से की, तो ये ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो p कैरेक्टर है 75, ये ओवरलैपिंग के टाइम और थोड़ा बढ़ जाता है। p कैरेक्टर क्या होता है, और थोड़ा बढ़ जाता, सॉरी हाँ, p कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है और s कैरेक्टर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा हाँ, p कैरेक्टर बढ़ता है और s कैरेक्टर जो है वो राइट कार्बन और कार्बन के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो p कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में s कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन, ओके, और ये कार्बन, इन दोनों के ये वाले ऑर्बिटल sp3, राइट, और sp3, यहाँ पे p कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और इसका जो ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पे s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, इसके कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ पर भी s कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो s कैरेक्टर इंक्रीज होने का सीधा सा क्या मतलब है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, s कैरेक्टर का इंक्रीज होने का मतलब सिंपल है कि वो बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास है मतलब कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये CH बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, पर ये जो CC बॉन्ड है ये हो रहा है वीक, P कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। क्लियर?
तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट भी इंट्रोड्यूस होते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आपको वापस से समराइज करके बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया है, साइक्लोप्रोपेन को स्टडी कर रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, sp हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 है। sp3 होने के बावजूद जो है इसका स्ट्रक्चर का जो कॉमन बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, वो 60 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही कार्बन है और वो जो है वो प्लेन में 3 ही कार्बन है और तीनों प्लेन में है, ओके। इस वजह से उनके p ऑर्बिटल या फिर कहें कि sp3 ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, कंप्लीट नहीं हो पाती, और वो ओवरलैपिंग पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, जिस वजह से ये वीक बॉन्ड होता है। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कार्बन कार्बन बीच के बॉन्ड के बीच में p कैरेक्टर का बढ़ जाना, ओके। sp3 में से p कैरेक्टर का बढ़ जाना कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए s कैरेक्टर का बढ़ जाना, जिस वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये पूरा था साइक्लोहेक्सेन का एक्सप्लेनेशन कि ये बॉन्ड किस तरह से अफेक्ट होता है। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड को हम कहते हैं बनाना बॉन्ड। क्लियर, ओके। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अब देख लो यहाँ पे कि ये जो कार्बन, ये जो HCH जो है इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर, ये कितना होता है, ये होता है 115 डिग्री। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये कितना होता है, ये होता है 60 डिग्री, ठीक है। साथ ही ये जो बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, ये 1.510 एंगस्ट्रॉम, ओके। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, सारे के सारे जितने भी है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे के सारे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका एंगल यहाँ पे लेंथ कितना होगा, 1.089 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये इनका जो है वो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ओके। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, राइट। चलो, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सारे पॉइंट यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं वो मैंने सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है, जितने भी थे वो सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है कि यहाँ पे जो ये कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये, हाँ, ये आप देखेंगे ये है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी अवे फ्रॉम द व्यूअर, और ये है व्यूअर की तरफ हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सारे के सारे जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, अगर आपको मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो है स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ते थे, उसमें हम पढ़ते थे इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है किसी कंपाउंड की, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन कैसे है, इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन है। कैसे है, कार्बन पे लगे हुए 6 हाइड्रोजन एक दूसरे के इक्लिप्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है। और मैंने उस टाइम बताया था जब स्टीरियो पढ़ा था हमने कि जो इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन या फिर इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो स्टैगर्ड फॉर्म की तुलना में कम स्टेबल होती है। जो इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है क्या होती है, स्टैगर्ड फॉर्म की तुलना में कम स्टेबल होती है। तो नेक्स्ट रीजन ये भी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन है कार्बन पे वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में रहे, और उस वजह से ये भी रिंग को जो है हमारे अनस्टेबल कर रहा है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में रहने के कारण भी ये रिंग को अनस्टेबल कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेन डेवलप कर रहा है, फाइन। तो ये भी एक रीजन है इसकी अनस्टेबिलिटी का। नेक्स्ट, इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में 3 किलो कैलोरी पर मोल लेस स्टेबल होती है, मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन पेयर मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन पेयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक बिलो द प्लेन, एक अबव द प्लेन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन पेयर है मॉलिक्यूल की एनर्जी 1 किलो कैलोरी बढ़ाती है। एक पेयर जो है वो क्या करता है, 1 किलो कैलोरी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ा देता है,
तो यहाँ पे कितने पेयर है? 3 पेयर है। कितने हैं? 3 पेयर है। तो वो कितनी बढ़ा देगी मॉलिक्यूल की एनर्जी? 3 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ा देगी। और मैंने आपको एक बार और बताया था कि मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम होगी उतना ही वो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से भी ये अनस्टेबिलिटी होती है साइक्लो एल्केन प्रोपेन की। तो पहला कारण क्या? बॉन्ड एंगल अनस्टेबिलिटी का। दूसरा कारण क्या है यहाँ पर? दूसरा कारण है कि यहाँ पे सीसी बॉन्ड के बीच में पी कैरेक्टर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा कारण क्या है कि यहाँ पे इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ओके, चौथा कारण क्या है यहाँ पर कि इन इक्लिप्स्ड हाइड्रोजन की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंपाउंड की। ओके, तो ये सारे रीजन है कि हमारे यहाँ साइक्लोप्रोपेन जो है उसकी एनर्जी बढ़ने की वजह से साइक्लोप्रोपेन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो अब आपको साइक्लोप्रोपेन के बारे में बहुत डिटेल में सब कुछ पता चल गया होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बॉन्ड के नेचर क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है साइक्लो एल्केन वाला पार्ट। इस यूनिट का साइक्लो एल्केन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। राइट, थैंक यू।